हाँ जी बेटा, आई थिंक कनेक्ट हो गए बच्चे, तो लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं आपका। ओके, तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले देखो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन बताई थी, दैट वाज गिवन अकॉर्डिंग टू द WHO। नोट कर लेना बेटा, नीट में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर हमने बात करनी है प्रॉब्लम्स की जो कि आती हैं व्हाइल अटेनिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए वो हमने देखा। तो ओवर पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए इंडिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1951 में। और क्या क्या उसके टारगेट्स थे कि एक तो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस का यूज जो है वो कंपलसरी करना है। स्लोगन इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, और स्मॉल फैमिलीज को इंसेंटिव दिए जाने लगे ताकि लोग लालच में आके कम से कम जो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस हैं उनको यूज करें और छोटी फैमिली बनाएं, ठीक है। अब एट प्रेजेंट आज की डेट में बेटा बहुत सारे और भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो स्टार्ट किए गए हैं फॉर अटेनिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इन प्रोग्राम्स को कलेक्टिवली नाम दिया जाता है RCH प्रोग्राम। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द RCH? दैट इज द रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। तो नाम से क्लियर है, अगर आप RCH की बात करो तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का मतलब इसके दो इंपॉर्टेंट एम्स थे बेटा। क्या क्या एम्स थे इसके? एक तो इसमें क्या था कि लोगों में अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी है रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स, मतलब रिप्रोडक्शन को लेके उनमें अवेयरनेस क्रिएट करो कि व्हाट इज देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाउ द सिस्टम वर्क टुगेदर, तो ये सब चीजें उनको बताना। और दूसरा, प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज एंड द सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए जो जो फैसिलिटीज की उनको जरूरत है, चाहे वो मेडिसिन की फॉर्म में हो, फूड की फॉर्म में हो, वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करना। तो अगर ये दो चीजें करी जाती हैं तो ये दोनों चीजें बेटा किसके अंडर आती हैं? RCH के अंदर। RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। पॉइंट इज क्लियर? अब इसी में नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है कि और कौन कौन से तरीके हैं आपके पास जिससे कि आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो रिप्रोडक्शन को लेके। तो उसमें सबसे पहला मेथड आप लोगों को दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल में डेफिनेटली बेटा टीवी वगैरह इज द मोस्ट कॉमन मेथड। प्रिंट मीडिया की हेल्प ली जा सकती है। प्रिंट मीडिया का मतलब हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूज़पेपर की, हम यहाँ पर बात करते हैं मैगजीन्स की, ठीक है, जिनके थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को NGO बोला जाता है। तो काफी सारे NGOs भी हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो ये सारे स्टेप जो लिए जाते हैं इनका अल्टीमेटली एम क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर बनाना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके घरों में जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्कूल में जो आपके टीचर्स हैं, आपके ग्रुप में जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं while giving the information or spreading the awareness among the people. So you are not only depend upon the government and the non-government agencies or the newspaper or the magazine or the TV for such kind of the information. Even you can get the information from your parents, from your teacher, from your friends, like with the proper discussion. Clear? सेकंड इसमें मेथड आता है बेटा सेक्स एजुकेशन। अब बोलते इन सब के अलावा एक और एफर्ट किया गया, वो ये कि स्कूल में जो सेक्स एजुकेशन है उसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो स्कूल में अगर सेक्स एजुकेशन कंपलसरी होगा तो काफी यंग एज से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, द प्रॉपर एनाटॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मिथ एंड मिसकॉन्सेप्शन। मतलब जो वहम भरम होते हैं लोगों को काफी चीजों को लेके, वो कम से कम आपको नहीं होंगे अगर आप उस चीज को पढ़ोगे, समझोगे। क्लियर? इसमें बेस्ट एग्जांपल आपके पास है, जैसे फीमेल में अगर मेंसेस होते हैं तो ड्यूरिंग दोस 3 to 5 days in many places in India, many females are not allowed to enter into some religious place, maybe like temple, or even they are not able to enter into school also in many places still in India.
तो ये एक तरीके का मिथ है, वहम भरम है जो लोगों ने रखा हुआ है अपने दिमाग में, जबकि इस चीज का साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो अगर अर्ली एज में आपको सेक्स एजुकेशन मिलेगा, यंग एज में, देन यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दीज काइंड ऑफ द फिनोमिना। तो अभी जैसे आप लोग पढ़ते हो अबाउट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन योर 12th स्टैंडर्ड क्लास, ठीक है, इवन इन द 10th क्लास यू हैव आल्सो डन द brief introduction of the reproductive system. So that is basically called sex education, जो कि जरूरी है ताकि आप इन चीजों को समझ सको। फिर आपके पास आता है अवेयरनेस अबाउट द सोशल इविल्स एंड एसटीडी। नॉर्मली क्या होता है कि एक लेमैन को एसटीडी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, लेकिन अगर आप वेल एजुकेटेड हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, और आपको इवन अगर इन चीजों के बारे में अवेयरनेस है, then you will be able to understand कि what is STD. STD is basically sexually transmitted disease, जो एक infected person से एक healthy person को हो सकती है through the sexual intercourse. Clear? तो इसमें मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट प्रोमिनेंट डिजीज बेटा सोसाइटी में प्रिवेल करती है, दैट इज द एड्स, विच इज द मोस्ट कॉमन एसटीडी। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी को पता लगता है कि सोसाइटी में सर्कल में किसी पर्सन को एसटीडी है, स्पेसिफिकली अगर उसको एड्स है, तो लोग उसको कट ऑफ कर देते हैं सोसाइटी में, उसके बात करना बंद कर देते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि इसके साथ रहेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, खाएंगे उठेंगे बैठेंगे तो उनको भी हो जाएगा, जबकि वैसे वाला मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस बीमारी में होता नहीं है। तो ये जो एक मतलब लोगों के दिमाग में मिथ है, जो एक गलत फहमी है, ये तभी दूर होगी व्हेन दे विल बी एबल टू नो अबाउट द एसटीडी, जब उनको एक्चुअल में पता लगेगा कि एसटीडी होती क्या है, क्यों होती है और कैसे होती है, ठीक है। और कई स्टेजेस पे अगर पता भी लग जाए तो इवन ये ठीक भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली अगर ये चीजें पता लगेंगी तभी तो आपकी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर बनेगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल इविल्स में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सेक्स एब्यूजेस या जो सेक्स रिलेटेड क्राइम है, जैसे रेप केसेस वगैरह हो गए, ठीक है, या जो यंग एज में लोग ड्रग्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, अल्कोहल का बहुत यूज करते हैं। ऑब्वियसली ये जितनी भी चीजें हैं, दीज आर नॉट हेल्दी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट एट ऑल। 1% भी इनका कोई बेनिफिट नहीं है। तो जिनका कोई बेनिफिट नहीं है, इतनी नेगेटिव है, they should be eliminated from the society so that the reproductive health of the society can become better. पर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम सब लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, लोगों को बताएंगे इन चीजों के बारे में, आपस में वो डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, या किसी एनजीओ के थ्रू उनको वो नॉलेज मिले। नॉलेज कहीं से भी मिले, मिलना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट होना बहुत जरूरी है, otherwise reproductive health cannot be become better. तो एक हमारे पास है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करो। सेक्स एजुकेशन को स्कूल लेवल पे कंपलसरी किया गया इसी मोटिव से, और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा अबाउट द सोशल इविल्स एंड एसटीडीज। बेटा स्लाइड क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? तो थम्स अप डाल दो जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर। If the given slide is clear to everyone, समझ में आ गया ना पॉइंट जो मैं समझा रही हूँ? इस चैप्टर में डायग्राम बिल्कुल भी नहीं है, पूरे चैप्टर में कहानियां हैं जो आप सुनोगे मेरे से और फिर उसको याद करोगे, ठीक है। सेक्स एब्यूजेस का मतलब होता है बेटा जैसे कोई सेक्स रिलेटेड क्राइम हो, या किसी ने किसी को जैसे फीमेल्स को अगर एब्यूज किया जाए बाय सम काइंड ऑफ द मेल इन द सोसाइटी, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सेक्स एब्यूज, व्हिच इज बेसिकली अ क्राइम इन द सोसाइटी, ठीक है, छेड़छाड़ करना, व्हिच इज सिंपली नोन एज। अच्छा, नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो आप लोगों के पास आता है, दैट इज नॉलेज अबाउट द बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड द प्री एंड द पोस्ट नेटल केयर। अब इसमें आपको ये बताया जाता है कि लोगों को अच्छी खासी नॉलेज होना जरूरी है कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं, उनको अडॉप्ट कैसे किया जाए और उनसे क्या बेनिफिट उनको मिल सकता है। क्योंकि कई लोगों को दिमाग में वहम होता है कि बर्थ कंट्रोल मेथड अडॉप्ट करेंगे तो हम स्टेरलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, बिकॉज देयर आर टेम्पररी मेथड, देयर आर परमानेंट मेथड, बोथ काइंड ऑफ द मेथड्स आर अवेलेबल। तो इन मेथड्स को कब और कैसे यूज करना है इसका नॉलेज उनको होना चाहिए, क्या इसका बेनिफिट रहेगा। प्री एंड पोस्ट नेटल केयर,
प्रीनेटल केयर होती है व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट, व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो एक प्रेग्नेंट फीमेल की केयर कितनी जरूरी है, उसका डाइट कितना इंपॉर्टेंट है, हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है। फिर जब वो बच्चे को बर्थ देती है तो बर्थ के बाद होती है पोस्ट नेटल केयर, मतलब बच्चे के पैदा होने के बाद जो बच्चे को केयर मिलनी चाहिए और जो उसकी मदर को मिलनी चाहिए, फिर उनको बताया जाता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, उनको ये भी बताया जाता है कि चाहे आपके घर में लड़का हो चाहे लड़की हो, यू शुड बी हैप्पी बिकॉज बोथ आर इक्वल। लड़का ज्यादा सुपीरियर या लड़की कम सुपीरियर ऐसा कुछ नहीं होता है, बोथ द सेक्सेस आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो इक्वालिटी ऑफ द सेक्स जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, because there are still many places in India, particularly when you go in the core area of the Punjab, Haryana and Rajasthan, the three main areas are where the preference is given to the male sex somehow. ठीक है, although इसका कोई ऐसा privilege नहीं है, there should be the equality of the sexes. तो ये सब चीजें बताना जरूरी है लोगों को, ताकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है सोसाइटी की वो बेटर बन सके। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बेटा वेरियस मतलब रिसर्चेस होती हैं मेडिसिनल फील्ड में या वैक्सीनेशन फील्ड में, ड्रग्स की फील्ड में, उनका भी कॉन्टिन्यूअसली चलना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जितनी भी रिसर्च निकल के आएंगी, जो भी उनसे नया रिजल्ट मिलेगा, जो भी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, उसको हम आगे जाके ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दिया जाता है सहेली। सहेली जो है वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो फीमेल यूज करती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, फीमेल खाती है। दीज आर ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो बर्थ कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो सहेली इज बेसिकली अ सिंथेटिक पिल which was first developed by the scientist at the CDRI. CDRI means सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। वहां पर सबसे पहले ये ड्रग बन के तैयार हुई थी, जिसके बाद इसको मार्केट में रिलीज किया गया। ठीक है, हाँ, काइंड ऑफ वही सच्ची सहेली जिसकी एड आती है टीवी में, देखा भी होगा आपने। सो दैट वाज द मतलब इन्वेंशन जो कि बहुत बेनिफिट रहा है फीमेल के लिए टू कंट्रोल द बर्थ ऑफ द बेबी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया में और भी बड़े सारे प्रोग्राम्स है बेटा जो विद द टाइम स्टार्ट किए गए हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम विच इज कॉल्ड MCH। MCH का फुल फॉर्म है मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये जो MCH है और पहले जो आपने पढ़ा बेटा वो RCH था, दोनों में कंफ्यूज मत होना। मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में ज्यादा जो ध्यान दिया गया वो किसके ऊपर दिया गया, एक तो प्री नेटल और एक पोस्ट नेटल केयर के ऊपर। ठीक है, बच्चा होता है तो उसके बाद उसको मदर मिल्क जरूरी है। मदर की हेल्थ कैसे इंप्रूव हो जाए, तो मदर की डाइट और दवाइयां जरूरी है। फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको वैक्सीनेशन दिया जाता है, BCG वगैरह के वैक्सीन लगते हैं टाइम टू टाइम। अब वो वैक्सीनेशन कौन से टाइम पे देनी है, कितनी डोज देनी है, कब कब देनी है, तो वो सारी चीजें बेटा इस प्रोग्राम में रखी जाती है। मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें एनजीओज भी आके इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंडिया के उन जगहों को विजिट करती है जो बहुत पिछड़े एरिया होते हैं, गांव वाले एरिया होते हैं। ठीक है, जहां पर लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, जहां पर मतलब ज्यादा हॉस्पिटल का सेटअप नहीं है, जहां पर डॉक्टर्स की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहां पर जा जाके ये लोग कैंप लगाते हैं ताकि लोगों को बता सके कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोग्राम एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी, स्लाइड क्लियर हो गई बेटा सभी बच्चों को? थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर। डन, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब नेक्स्ट स्लाइड में बेटा सेम पॉइंट आप लोगों को बताया जाता है, बिकॉज आई वाज सेइंग इन द प्रीवियस स्लाइड कि इन्वेंशन होना जरूरी है, नई नई चीजों का निकलना बनना जरूरी है, चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे वो वैक्सीन है, चाहे वो कोई टेक्निक है, बिकॉज दैट विल बी यूज्ड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। So this is one of the invention which is called amniocentesis. Amniocentesis बेटा एक तरीके का टेस्ट है, और ये टेस्ट बेसिकली फॉरेन में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंडिया में तो ये बाद में आया।
वहां उन्होंने जब इसको इंट्रोड्यूस करा तो इसका बेसिक मतलब रीजन क्या था? बेसिक रीजन ये था कि बच्चे का सेक्स पता करना है, क्योंकि फॉरेन में कोई सेक्स इशू नहीं है, वहां पर मेल एंड फीमेल को प्रेफर करना ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, बोथ आर इक्वल, देयर इज इक्वालिटी ऑफ द सेक्स इन मेनी फॉरेन कंट्रीज बट नॉट इन इंडिया। तो इसी वजह से जब ये टेस्ट बनाया गया तो इस टेस्ट को बेसिकली नाम दिया गया कि इट इज अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। नाउ दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन द नीट पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमनियोसेंटेसिस टेक्निक किस वजह से शुरू करी गई थी, क्या उसका मोटो था? मोटो यही था कि सेक्स पता करने बच्चे का, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब ये टेस्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो इंडिया में लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। मिसयूज में यही था कि बच्चे का सेक्स पता लगता था तो लगता था कि वो फीमेल फीटस है, तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता था, अबॉर्ट मतलब खत्म कर देते थे। तो दिस इज नोन एज द फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड का मतलब होता है फीमेल फीटस को खत्म कर देना। तो इससे क्या हुआ कि जो सेक्स रेशियो था मेल फीमेल का वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया इंडिया में, ऑल ओवर, हर हर जगह पे। तो इस वजह से इस टेक्निक को इंडिया में टेम्पररी टाइम के लिए फिर बैन कर दिया गया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है बेटा, इट इज बेसिकली अ टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम लोग किस चीज को यूज करते हैं? बेसिकली इस टेस्ट में यूज किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड को, ठीक है। तो आप पहले प्रोसीजर में डायग्राम चेक कर लो जरा। विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर ये देखा जाता है कि बच्चे की पोजीशन कहाँ है, कैसी है, क्लियर। फिर जो एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्सेज हैं वो क्या करते हैं, सिरिंज इंट्रोड्यूस करते हैं मदर के वॉर्म में। वॉर्म मींस यूट्रस, और यूट्रस में प्रेजेंट होता है एमनियोटिक सैक, तो वो सैक के अंदर तक उसको पियर्स कर देते हैं और फिर खींचते हैं, क्या सक करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। तो सिरिंज में भरा जाता है हैवी अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये जो बेटा एमनियोटिक फ्लूइड है इसमें प्रेजेंट होते हैं सेल। किसके सेल्स होते हैं? फीटस के, क्योंकि फीटस की बॉडी लगातार चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द 9 मंथ। स्किन बनी, शेड हो गई, ऑर्गन बने, डेवलप हुए, तो काफी सारे सेल जो हैं फीटस के वो शेड हो जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। तो इसी फ्लूइड को निकाला जाता है, तभी वजह से टेस्ट को बेटा नाम दिया गया है एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि हम इसमें किसको स्टडी करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड को। दैट इज व्हाई द टेस्ट इज कॉमनली नोन एज द एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट, और यू कैन से AFT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AFT? एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। और सेफली बेटा इसको कब करा जा सकता है? इट कैन बी सेफली डन बिटवीन द 14th to the 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब आप ये देखो, एक महीने में 4 हफ्ते हैं, तो 4+4+12 मतलब 3 से लेके 5 महीने का जो टाइम पीरियड है। मतलब आप इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आराम से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब हो गया पहले 3 महीने सेफ हैं। इवन अगर आपके पास 4th मंथ या अप टू 5th मंथ तक भी ये सेफ माना जाता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद अगर इसको करने की कोशिश करी गई, इट कैन बी डेडली टू द फीटस, इससे फीटस अबॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है, मदर को भी डेंजर है। तो इस वजह से ज्यादा आगे जाके आप ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। आप सेफली इसको कर सकते हो बिटवीन लाइक 14th to the 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब ये तो बेटा इसके बारे में हो गया इंट्रोडक्शन कि टेस्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, टेस्ट में आप करते क्या हो, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो क्यों बैन हो गया, क्योंकि फीमेल फिटिसाइड के केसेस बढ़ गए। अब ये था कि जब ये टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो इसका प्राइमरी मोटो था कि फीटस का सेक्स पता करो, लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हो गए। बेनिफिट ये हुआ कि अगर आपने सेक्स पता नहीं करना तो इसका एक बड़ा बेनिफिट है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग एनी जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन द फीटस। अगर फीटस को किसी भी तरह की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई म्यूटेशन है,
तो उसका पता पहले लगाया जा सकता है बाय परफॉर्मिंग दिस टेक्निक विच इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। पॉइंट इज क्लियर? जशन बेटा लीगल है ये, बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको डॉक्टर का परमिशन चाहिए एंड इट इज लीगल अंडर सर्टेन लॉ। ठीक है, इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। ऐसे नहीं कि कोई कपल गया और उन्होंने डॉक्टर को बोला कि हमने एम्ब्रियोसेंटेसिस कराना है तो वो करा लेंगे। इट इज नॉट दैट मच इजी नाउ। हाँ जी, स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन बेटा? समझ में आ गया? थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर अगर ये क्लियर है सभी बच्चों को। ऑल क्लियर? बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कहानियां हैं, बस सुनते जाओ और इंटरेस्टिंग कहानी है काफी। अभी आप आ जाओ जरा अगली स्लाइड पे। अब आप ये देखो बेटा कि जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है वो आप परफॉर्म कैसे करोगे। ठीक है, परफॉर्म कैसे करना है तो मैं आपको बता देती हूँ पूरी टेक्निक, और इसमें हम डिसऑर्डर के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सिरिंज में जो हमने लिया वो हमने एमनियोटिक फ्लूइड लिया, और एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं फीटस के बहुत सारे सेल, क्योंकि ऑब्वियसली जो श्रिंकेज है वो चलता रहता है। ठीक है, देन ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें एमनियोटिक फ्लूइड था, तो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या करा, सेल को सेपरेट कर दिया, फ्लूइड को सेपरेट कर दिया। सेल मतलब जो हमारे फीटल सेल थे वो हमने निकाल के सेपरेट कर दिए। तो हमने बेटा फीटल सेल का क्या करा, हमने फीटल सेल का करा कैरियोटाइपिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्निक? कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करेंगे बेटा? we will study the chromosome number and shape or size। जिस टेक्निक में हम क्रोमोसोम का नंबर, उनका शेप, उनका साइज स्टडी करते हैं, दैट टेक्निक इज नोन एज द कैरियोटाइपिंग। क्या बोला जाता है उस टेक्निक को? कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइपिंग से हमें ये पता लग जाएगा कि क्या फीटस को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है, या फिर फीटस को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। ये दोनों चीजें आपको कहां से पता लगेंगी? फीटल के सेल को स्टडी करके। और टेक्निक को क्या बोला जाता है? कैरियोटाइपिंग। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का मतलब कि इफ देयर इज any change in the number of the chromosome, any change in the arrangement of the gene on the chromosome। आपको पता है ना कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, तो अगर जीन का अरेंजमेंट गड़बड़ है या क्रोमोसोम का नंबर गड़बड़ है तो दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। और जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है म्यूटेशंस। म्यूटेशन, किसी भी तरह की म्यूटेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे को अगर डिजीज है एल्बिनिज्म, जिसमें कि उसकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, बच्चे को अगर बीमारी है सिकल सेल एनीमिया विच कम्स अंडर द जेनेटिक डिसऑर्डर, ये आपको पता लग जाएगा। बच्चे को बीमारी है थैलेसीमिया, ये भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, या फिर बच्चे को कोई और बीमारी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टे सेक डिजीज है, ये बच्चों को कॉमनली होती हैं अगर उनमें ऑलरेडी म्यूटेशन प्रेजेंट है। दीज आर कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में यू कैन टॉक अबाउट द डाउन सिंड्रोम, बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, या बच्चे को टर्नर सिंड्रोम है। तो ऐसी बीमारियों का हमें पता लग सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक विच इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। अब ये तो हमें पता लगेगा जब हम बेटा उसके सेल को स्टडी करेंगे, क्योंकि हम कैरियोटाइपिंग करेंगे। लेकिन जो फ्लूइड था वो तो हमने अलग रख दिया। फ्लूइड को हम यूज कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि इससे हमें ये पता लग जाएगा कि बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड की जो डेवलपमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड, if there is any defect in the spinal cord development, spinal cord की development, या इवन अगर उसके ब्रेन की डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है, that can be easily predicted from the test which is called amniocentesis। ठीक है, अब ये तो वो बीमारियां हैं जो आप एमनियोसेंटेसिस से पता लगा सकते हो कि आप ये पता लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि which disorders cannot be tested by
एमनियोसेंटेसिस। वो कौन सी डिसऑर्डर है जिनके बारे में आपको एमनियोसेंटेसिस से पता नहीं लग सकता? तो नंबर 1 है जॉइंटिस। अगर बाय चांस बच्चे को सीवियर जॉइंटिस है तो आपको नहीं पता लगेगा। सेकंड, हार्ट एबनॉर्मेलिटी। अगर बच्चे के हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी है वो आपको नहीं पता लगेगा। तीसरा, लंग डिसऑर्डर। अगर बच्चे को लंग से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है वो नहीं पता लगता। चौथा है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट में आपको बता देती हूँ, नॉर्मली क्या होता है, इसकी बेटा फोटो भी चेक करना गूगल पे, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की। आपका जो अपर लिप है उसके ऊपर ये जगह होती है, दैट इज द स्पेस बिटवीन द अपर लिप एंड द नोज, ठीक है। और इस वजह से यू आर एबल टू स्पीक प्रॉपरली, वेरी क्लियरली, एंड यू आर एबल टू परफॉर्म डिग्लूटिशन, दैट इज swallowing. Now what happen in many cases you have seen कि बच्चे का जो ये अपर लिप है ये नाक के साथ ऐसे फ्यूज होता है, तो ये बीच वाला एरिया आपको दिखता नहीं है क्योंकि दिस पार्ट इज फ्यूज्ड, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मुंह आधा खुला हुआ आपको नजर आएगा। अब बच्चा उस वजह से प्रॉपर बोल नहीं पाता, वर्ड्स क्लियर नहीं निकलते हैं मुंह से, ठीक है। और बच्चे को डिग्लूटेशन के टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि मुंह प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता। और फेशियल स्ट्रक्चर, जो उसका फेस का डेंचर है, वो भी बिगड़ जाएगा। नाउ दैट इज कॉल्ड द क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो एबनॉर्मेलिटी है, जो आपको एमनियोसेंटेसिस से नहीं पता लग सकती, वो एक आपके पास है जॉइंटिस, दूसरा आपके पास है हार्ट एबनॉर्मेलिटी, दिल में अगर कोई प्रॉब्लम है, लंग डिसऑर्डर, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट. So these are the problems which cannot be detected by the amniocentesis technique. हाँ जी बेटा, दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन? थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर अगर समझ में आ गया सभी बच्चों को, ठीक है। बेटा टे सेक डिजीज बताना, सिकल सेल बताना, अभी मैं कुछ नहीं बता रही, तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ना है कि चैप्टर में जो एग्जाम्पल दे रही है वो पढ़ना है। अभी जेनेटिक्स पूरी करनी है हम लोगों ने, पूरी जेनेटिक्स में सारी बीमारियां कराऊंगी मैं तुम्हें जो तुम लोगों को हो सकती है ह्यूमन पॉपुलेशन में, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? जशन, एमनियोसेंटेसिस में मैंने ये बताया था कि जो फ्लूइड आप लोगे उस फ्लूइड में जो सेल है उनको सेपरेट कर लो, सेल का कैरियोटाइपिंग करो जिसमें आपको क्रोमोसोम का नंबर, साइज और शेप पता लगेगा। तो उस बेसिस पे आप ये पता लगाओगे कि बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है, मतलब कोई म्यूटेशन है या नहीं है। और जो फ्लूइड आपने साइड पे रखा है उससे आप ये पता लगा सकते हो कि बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द स्पाइनल कॉर्ड और नॉट, दैट इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और जिन बीमारियों का पता नहीं लगेगा वो मैं 4 लिख चुकी हूँ स्लाइड पे, अगर आप ध्यान से देखो, जॉइंटिस है, हार्ट एबनॉर्मेलिटी है, लंग डिसऑर्डर है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सभी बच्चों को? समझ में